इतना कोई मसला नहीं, क्योंकि एक ही टीचर से हो रहा है, इसमें इतना मसला नहीं होगा। सर कैसी लगे? हाँ जी शुरू। टीचर मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ दिनों के लिए। क्या सर हॉल में? नहीं मैं हॉल में था। हॉल तो नहीं जाना पड़ेगा, कोई और रूम देखे खाली नहीं। ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा है। आज तो मौसम अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट बुक, दैट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो है ये क्यों बनाई जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली जो पेटी कैश बुक है ये हम इसलिए बनाते हैं बिजनेस के अंदर, ताकि जो डेली हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक हमने कोई फोटो कॉपीज करवानी है, कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करनी है, कोई रिफ्रेशमेंट करनी है गेस्ट वगैरह की, ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये आप मेन कैश से एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम। इसके पीछे एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। which is a system of cash control. कैश कंट्रोल आपने करना होता है, कंट्रोल एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिजनेस में सबसे सेंसिटिव एरिया जो होता है वो आपका कैश होता है, जहाँ से एम्बेजलमेंट हो सकती है। इवन जितने भी रॉबरीज होती हैं वो भी आप देखें मोस्टली बिजनेस में कैश बेसिस, कैश पर होती हैं, उस पर प्रॉपर कंट्रोल पुट किया जाता है। अब जो कैशियर है उसको भी ऊपर भी ऐसा कंट्रोल होता है कि वो किसी किस्म की एम्बेजलमेंट फ्रॉड ना कर सके। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। अब ये इम्प्रेस सिस्टम वर्क कैसे करता है जरा देखिएगा। ये बिजनेस है, बिजनेस की जब एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं तो बिजनेस कैश जनरेट करता है, जो कि कैश बुक में आप लिखते भी हो कि कैश इनफ्लो हुआ है। अच्छा, अब ये कैश जनरेट, जितना भी कैश जनरेट हो रहा है ये एज इट इज डिपॉजिट हो जाता है इनटू बैंक विदाउट स्पेंडिंग अ पैसा फ्रॉम दिस अमाउंट। इसमें से एक पैसा जिसको कह लें वो भी आप स्पेंड नहीं करोगे, सारी की सारी अमाउंट बैंक में जमा होगी। यानी इसका मतलब आप ये समझ लें जितना रोज का कैश आ रहा है, चाहे वो कैश सेल के थ्रू आ रहा है या कस्टमर से थ्रू आ रहा है, वो सारे का सारा कैश बैंक में जमा हो रहा है। तो फिर बिजनेस के एक्सपेंसेस कहाँ से मीट होंगे? अब देखिए ना, ये तो जनरेट हो रहा है, अब एक्सपेंसेस कैसे मीट करेंगे? तो देखिए ये याद रखिएगा, एक्सपेंसेस दो किस्म के होते हैं। दो किस्म से मतलब इस तरह लेने के, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होते हैं, लाइक आपने बिजनेस में रेंट पे करना है, आपने सैलरीज पे करनी है, या आपने कोई अदर बिल्स वगैरह पे करने हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह। ये जितनी भी पेमेंट्स हैं ये आप कैश से नहीं करते, ये सारी पेमेंट थ्रू चेक होती हैं, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू होती हैं। इसका मतलब कि आपके बिजनेस के जो बड़े एक्सपेंसेस हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लिखे, ईटीसी लिख लेते हैं, एक्टेस्ट्रा, जितने बिजनेस के बड़े एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बैंक से पे हो रहे हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई, जितना कैश आ रहा है बैंक में जा रहा है, बैंक से ही हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद
हमारे कुछ पेटी एक्सपेंसेस भी होते हैं, स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे अभी मैंने आपको आपके सामने डिस्कशन की। ये कहां से मीट होंगे? इसके लिए मुझे आई नीड कैश, लेकिन कैश कहां से आएगा? क्योंकि कैश जितना भी है वो सारा बैंक में जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि बैंक से आप निकलवाते हैं। आप अब ये एक सिस्टम होता है जिसमें आप क्या करते हो कि कैशियर को एक फ्लोट दे देते हैं। इसको हम फ्लोट का नाम देते हैं, कैश फ्लोट भी कहते हैं और फ्लोट भी कहते हैं। फ्लोट दिया जाता है या लिमिट कह लें, लिमिट मुकर्रर की जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि मतलब एक वीक के एक्सपेंसेस हैं, वीक के लिए 50,000 का आप फ्लोट दे देते हो कैशियर को। ठीक है जी। अब ये कैशियर के पास कैश आ गया, और ये कैश कहां से आया? ये जो कैश जनरेट हो रहा है वहां से नहीं, बल्कि बैंक से निकलवाया है। बाकायदा चेक के थ्रू कैशियर ने बैंक से निकलवाया है। ठीक है। अब होगा क्या? कैशियर अब इसमें से पूरा वीक एक्सपेंसेस करेगा, यही डे टू डे एक्सपेंसेस। कभी फोटोकॉपी के एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कभी वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कभी कोरियर चार्जेस पे कर रहा है। इस तरह बेशुमार एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करता जा रहा है डेली बेसिस पर। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये प्रॉपर इसके वाउचर्स होते हैं। वाउचर इज द डॉक्यूमेंट विच इज अगेंस्ट एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो इस ट्रांजैक्शन का एविडेंस हमें बता रहा होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। देखिए इसमें कई दफा रसीदें तो नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब एक पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग के लिए गया, लोकल बस पे गया और उसके पास तो टिकट ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो कहां से पे करेगा, कहां से प्रूफ देगा? तो उसके लिए एक वाउचर बनाया जाता है, और वाउचर मस्ट बी साइंड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, यानी ये ऑथोराइज्ड होता है। कैशियर का ये काम है कि जब वाउचर उसके पास आएगा, पेमेंट करनी है उसने, तो पहले वो उसको वेरीफाई करेगा कि वाकई ही ये ऑथोराइज्ड है। इफ इट इज ऑथोराइज्ड तब वो उसमें से पेमेंट करता जाएगा। अब ये देखिएगा, याद रखिएगा, ये पूरा वीक एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब वो एक्सपेंसेस जो है वो 46,000 के एक्सपेंसेस हुए। वीक खत्म हो गया, वीकेंड पे। अब मुझे बताइए वीकेंड पे उसके पास कितना कैश पड़ा होगा? पेटी कैश, इसको बैलेंस, कैश बैलेंस कितना होगा बोलिए? सर 4,000। 4,000, क्योंकि आपके पास 50,000 फ्लोट था। फ्लोट का मतलब है कि मुझे कैश मिल गया एज अ कैशियर, मेरे पास 50,000 था, 46,000 के मैंने एक्सपेंसेस कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ 4,000 रह गया बैलेंस। अब होगा क्या? ये जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, ये 46,000, ये अलोंग विथ वाउचर, ये आप दोगे जो भी आपका हेड है, जिसको चीफ कैशियर कह लो या कोई भी नाम ले दो, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी को आप दोगे। वो उसके अगेंस्ट आपको 46,000 रुपीज का चेक दे देगा। आफ्टर चेकिंग द ऑल द एक्सपेंसेस, कि क्या ये भी चेक कर रहा है कोई अनऑथोराइज एक्सपेंस तो नहीं था। ठीक है, तो 46,000 का ये चेक रिसीव कर लेगा। और फिर जब जैसे वीक स्टार्ट होगा, ये उसको बैंक से एनकैशमेंट करवा लेगा, बैंक से कैश निकलवा लेगा। तो मुझे बताइए कि जब वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो उसके पास कितना कैश मौजूद होगा? सर दोबारा से 50,000 हो जाएगा। यस, यानी इक्वल टू फ्लोट। दोबारा से उसके पास वही पोजीशन आ गई जो पहले नजर आ रही थी। उसके बाद 50,000 रुपीज होगा, और ये सर्कल चलता रहता है। जितने एक्सपेंसेस होंगे वीकेंड पे जाकर वो उसके अगेंस्ट चेक ले लेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएम्बर्समेंट।
ये जो 46,000 उसने एक्सपेंसेस किए और उसके बाद चेक ले लिया, इसको हम नाम देते हैं रीइंबर्समेंट। और वो बैलेंस जो मेंटेन किया जाता है हर वीक के स्टार्ट पर, उसको हम नाम देते हैं फ्लोट। ये मैंने नाम इसलिए इसके टेक्निकल लिखे हुए, ठीक है। और इस ओवरऑल सिस्टम को हम नाम देते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक तो वेरीफाइड होते हैं, और दूसरा एम्बेजलमेंट के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि जितना कैश आ रहा है वो सारा बैंक में जमा हो रहा है, इसके पूरा अलग से कंट्रोल पुट किया जाता है। तो ये कंप्रीहेंसिव सिस्टम होता है जिसको हम इम्प्रेस सिस्टम का नाम देते हैं। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, ये 46,000 के, ये एक्सपेंसेस आकर रिकॉर्ड भी तो होंगे ना। जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक को हम नाम देते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, ये इतनी आसान बुक है कि आज तक इसने कभी एग्जामिनर ने कोशिश ही नहीं की कि आप लोगों को पेपर में दे, ये पेपर में आज तक नहीं आई। तो और ना ही आपको इसका कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा शायद बुक में, तो कोई मुश्किल नहीं होती। इसका फॉर्मेट जो है वो मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। इसके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, लेकिन कोई भी एक फॉर्मेट यूज़ कर लो। सिंपल लॉजिक फॉर्मेट में ये होती है कि आपने जितना कैश लिया है वो भी लिखो, और जितने एक्सपेंसेस हैं वो भी लिखे, और एक्सपेंसेस की डिटेल भी दें, ठीक है। तो ये पेटी कैश का फॉर्मेट आ जाए। सर अब वो जो अब नेक्स्ट वीक हमारे पास पैसे निकलवाए फ्लोट करवाएगा तो वो 46,000 रुपीज करवाएगा। जी 46 उसने कैश करवाए थे, 4 पहले था उसके पास बैलेंस, ऑटोमेटिकली 50 हो गया। अच्छा जी, तो इसमें पहला कॉलम आप डेट ले लो। अच्छा, अब कई फॉर्मेट है, सबसे पहले रिसीट लिखी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक रिसीट लिख लो, ठीक है। दूसरा कॉलम जो है वो डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स। उसके बाद आप लिखोगे रिसीट्स। देन फिर आप लिखोगे पेमेंट्स। और फिर पेमेंट की डिटेल आ जाएगी सारी, ठीक है। ये हम खाली छोड़ते हैं, इसमें जितने भी हेड एग्जामिनर यूज करता है हम उसमें डालते जाते हैं। जैसे 1 जनवरी 2021 को आपके पास बैलेंस मौजूद था, जब वीक स्टार्ट हुआ या मंथ स्टार्ट हुआ, 5,000 का एक्सपेंस था, ठीक है। अब इसमें पहले जरा डाटा लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम इसको पोस्ट करते जाते हैं, या साथ साथ लिखते जाते हैं, लिखते जाइएगा। एक कॉपी, एक सेपरेट पेज पे क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप स्टार्ट यहाँ से करोगे कि बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2021 जो है वो 5,000 रुपीज़ है, ठीक है जी। तो अब आप लिखे नीचे 1 जनवरी 2021, इसी डेट के अब एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखिएगा। लिखे जी, रिफ्रेशमेंट 250 रुपीज़, पेड टू कोरियर 200 रुपीज़, paid for photocopies
50 रुपीज। अब ये 3 एक्सपेंस हुए हैं पहले दिन। तो पहले आपने यानी जो एक्सपेंसेस पे किए हैं, एक तो रिफ्रेशमेंट पे किया, और ये हमने पे किए 250 रुपीज। इसके अलावा हमने पे किया कोरियर के चार्जेस 200 रुपीज पे किए। फिर हमने फोटो कॉपीज करवाई 50 रुपीज की। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं ये प्रॉपर हेड्स में ट्रांसफर करने हैं। बस ये 250 रिफ्रेशमेंट के लिए हेड हम अक्सर एंटरटेनमेंट लिखते हैं, और ये 250 के अमाउंट में एंटरटेनमेंट में ले आऊंगा। कोरियर के लिए जो हम हेड यूज करते हैं वो पोस्टेज का हेड है। पोस्टेज हमने करवाई है 200 रुपीज की। फोटोकॉपीज के लिए हम मिसलेनियस का हेड ओपन कर लेते हैं। मिसलेनियस छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए अलग हेड ओपन करने की जरूरत नहीं होती। ये 50 रुपीज हमने मिसलेनियस में डाल दी है। ठीक है जी, ये सारी ट्रांजैक्शन 1 जनवरी की है। अब इसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन के अंदर 2 जनवरी 2021। 2 जनवरी 2021। लिखें जी, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ गेस्ट ₹200। पेड फॉर स्टेशनरी आइटम्स ₹900। पेड टैक्सी फेयर ₹350। and paid charity ₹100। अब इसमें मैंने 4 से 5 एक्सपेंसेस लिखवाए। सेम इसी तरह आप 2 जनवरी 2021 को आप पहले एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन कर लोगे। रिफ्रेशमेंट आपने करवाई गेस्ट के लिए विच इज अमाउंट 200। उसके बाद हमने क्या लिखा था, स्टेशनरी आइटम्स हमने बाय की ₹900 में। इसके बाद क्या लिखा था सर टैक्सी फेयर। जी? टैक्सी फेयर सर। ओके, टैक्सी फेयर पे किया था 350। एंड देन हमने चैरिटी पे की 100 रुपीज। अब ये आज के एक्सपेंसेस आ गए सारे जितने भी हमने लिखे। अब इसको हेड वाइज लेके जाना है। ये 200 रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। स्टेशनरी आइटम के लिए हेड होता है स्टेशनरी एक्सपेंस, और ये 900 यहां पर आ गया। ये जो टैक्सी फेयर आप पे कर रहे हो ये जिस हेड में जाता है उसको ट्रैवलिंग कहते हैं। वैसे एग्जाम में अगर आ भी जाए तो 5 से 6 हेड होंगे, ये इससे ज्यादा नहीं होते। ट्रैवलिंग 350 की आपने पे की, वो इसमें डाल दीजिएगा। चैरिटी जो आपने पे की है 100 रुपीज की, वो मिसलेनियस में जाएगा। ये अब सेकंड डे जो है वो भी आपका खत्म हो गया।
अब 3 जनवरी 2021 के एक्सपेंसेस लिखिएगा। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ गेस्ट for guest rupees 500, paid taxi fare 400, paid to courier 600, ठीक है जी। ये 3 एक्सपेंसेस हमने लिखे, यानी रिफ्रेशमेंट आपने पे की, कितनी अमाउंट? 500 सर। 500। यस सर। इसके बाद आपने पे किया टैक्सी फेयर 400 रुपीज, एंड देन हमने पे किए कोरियर को, कितने पे किए कोरियर को? 600। 600। अब देखें, इसको प्रॉपर हेड पे लेके जाते हैं। ये रिफ्रेशमेंट किस हेड पे जाएगा? एंटरटेनमेंट हेड में। टैक्सी फेयर जो आपने 400 पे किया है वो ट्रैवलिंग में। कोरियर चार्जेस जो आपने 600 पे किए हैं वो पोस्टेज में। अब अगली ट्रांजैक्शन लिखें 4 जनवरी 2021। अब इसमें लिखे पे टू कोरियर 500, पेड फॉर स्टेशनरी आइटम 350, पेड फॉर फोटोकॉपीज 210। अब ये फिर 3 बिजनेस में एक्सपेंसेस आ गए। 4th को एक तो आपने पे किया कोरियर चार्जेस, कितनी अमाउंट? 500। 500। फिर आपने टैक्सी फेयर पे किया, हाउ मच अमाउंट? सर स्टेशनरी था। जी स्टेशनरी था सर 350। आवाज नहीं आ रही, कोई और स्टूडेंट बोल रहे? सर स्टेशनरी आइटम्स थे 350। अच्छा, स्टेशनरी आइटम्स कितनी अमाउंट? 350। 350। 350। और बोलिएगा। फोटोकॉपीज फोटोकॉपीज 210। अमाउंट 210। 210। 210। अब इसको भी प्रॉपर हेड में ले जाते हैं। अब ये 500 के जो कोरियर चार्जेस हैं ये हम पोस्टेज में ले के जाएंगे। 350 स्टेशनरी आइटम स्टेशनरी में ले जाएंगे और 210 फोटोकॉपीज मिसलेनियस में। अब अज्यूम करते हैं कि बस आगे वीकेंड हो गया, आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस वीक में, क्योंकि नॉर्मली 5 वर्किंग डे होते हैं और 2 वीकडेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे सपोज, तो 550 कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ठीक है, अब जिस वक्त ये मंथ खत्म होगा यानी वीक खत्म होगा तो पहले हम एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। ये फ्लोट लिया हुआ था इसने,
कितना 5000 रुपीज। अब एक्सपेंसेस कितने हुए इन सबको जरा टोटल करके मुझे बताइएगा। कैलकुलेटर ओपन करें और इसको टोटल कीजिएगा। सर 4610 4610 10 ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है जी। यानी इसको मैं यहां बेशक लिख दूंगा टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये जो एक्सपेंसेस आए हैं इसको यहां क्लोज करके इन एक्सपेंसेस को यहां से मैं माइनस कर देता हूं, तो कितना बैलेंस आ जाएगा? ऑब्वियसली 390। यानी जब ये वीक एंड हुआ तो इसके पास 390 था। जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा 8/1/21 को, 7 डेज के बाद, ठीक है, तो यहां पर रीइंबर्स करवाएगा वो एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस रीइंबर्स होंगे? जितने एक्चुअल किए थे, यानी 4610। यानी ये जितने एक्सपेंसेस किए थे वो सारे HOD से चेक ले लेगा और ऑटोमेटिकली उसके पास फिर बैलेंस कितना हो जाएगा 5000। और फिर वो कैश फिर ये दोबारा सारे पेमेंट शुरू कर देगा नेक्स्ट वीक की, ठीक है जी। अब इसके बाद अब इसको क्लोज करने का तरीका क्या है? ये एक्सपेंसेस जो है इसको भी टोटल कर लेते हैं। 250 प्लस 200 प्लस 500 ये 950। पोस्टेज 200 600 500 1300। मिसलेनियस 150 और 210 360। स्टेशनरी 1250 और ट्रैवलिंग 750। अब अगर इनको भी मैं ऐड करूं तो ये एग्जैक्टली 4610 के इक्वल आ जाता है, ठीक है जी। ये मेरी कैश बुक मुकम्मल होती है, लेकिन दूसरा हिस्सा इसका एग्जामिनर ये भी कहता है पोस्ट देम इनटू द रेलिवेंट लेजर्स। अब ये जो कैश बुक हमने बनाई है, अब इसको रेलिवेंट लेजर में पोस्ट करना है। अब पोस्ट करना इसमें बहुत आसान होता है। आपने सिर्फ इन हेड्स में पोस्ट करना है 1 2 3 4 5, और एक एक ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करनी, आपने टोटल को पोस्ट करना है, ये गिवन है। जब मैं इनको लेजर्स में पोस्ट करूंगा, आप मुझे बताइए कि इसमें लेजर का बैलेंस किस साइड पे आएगा, यानी ये पोस्टिंग किस साइड पे मैं पोस्ट करूंगा, डेबिट साइड पे लेजर की या क्रेडिट साइड पे? सर डेबिट। जी डेबिट साइड पे, इसलिए कि कोई ये एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और ये सारी क्रेडिट साइड है, इसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बैलेंस आ रहा है। यहां पर आप सिर्फ इन लेजर्स को पोस्ट करोगे। जैसे एक आधा लेजर मैं बना देता हूं आपको। जैसे पहला लेजर है पोस्टेज, ये टी अकाउंट होता है आपका। डेबिट साइड पे आप डेट कौन सी लिखोगे? वीकेंड, जो आखिरी डेट है बेशक वो यूज कर लो, 4/1/2021, और इसमें अमाउंट आ रही है 950। अब जब मैं 950 लिखूंगा तो यहां पर लिखूंगा क्लैरिटी में पेटी कैश बुक, यानी ये अमाउंट मैंने ली है पेटी कैश बुक में से। अगर मुझे कोई डिटेल चाहिए तो वो पेटी कैश बुक में दी हुई है कि ये 950 की अमाउंट कैसे बन रही है, ठीक है। तो इसकी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। ये आपने सिर्फ टोटल पोस्ट करते जाना है। इस तरह दूसरा लेजर बनेगा, सॉरी ये मैंने अमाउंट लेजर पोस्टेज का बनाया, अमाउंट एंटरटेनमेंट के लिए पोस्टेज की अमाउंट 1300। इसी तरह जब आप लेजर बनाओगे एंटरटेनमेंट का तो उसमें 950 पोस्ट करोगे,
मिसलेनियस में आप पोस्ट करोगे 360, स्टेशनरी में पोस्ट करोगे 1250, ट्रैवलिंग में पोस्ट करोगे 750। ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आप यहाँ पर लेजर्स में पोस्ट करते चले जाओगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग द पेटी कैश बुक। जी अब बताइए इसमें कोई क्वेश्चन किसी को करना हो? ओके सर ये जो लेजर बनाएंगे उसको बैलेंस भी करना होगा? किसको? सर ये जो साथ हमने पोस्ट किया है इसको? ये हो तो गया बैलेंस। नहीं सर, ऊपर ऊपर जो पोस्ट किया उधर बुक में, वो कह रहा हूँ लेजर में। किसको पोस्ट करना है? कर तो दिया पोस्ट यार, ये पांचों को पोस्ट कर दिया। अब क्या चाहते क्या हो? सर लेजर लेजर जो ऊपर बनाया है, ऊपर जो लिखा है पेटी कैश बुक 1300, इसको बस यहीं पे छोड़ देना इतना करके। हाँ हाँ अच्छा, इसकी बात कर रहे हो कि इसको बैलेंस करना है या नहीं। देखो ये तो खैर मैंने सिर्फ पोस्टिंग शो की है ना, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट में जाएंगे। मोस्टली मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर ये लिखता है बैलेंसिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंसिंग रिक्वायर कर रहा है तो बैलेंस कर दो, इसमें क्या है। वही बैलेंस आना है ना आपका, जो एक ही अमाउंट आ रही है बस वही बैलेंस आ जाना। इसमें वैसे वो बैलेंस ही एग्जामिनर रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि एक ही अमाउंट होती है और एक ही अमाउंट को बैलेंस करेंगे तो अमाउंट वही आएगी। लाइक अगर मैं बैलेंस करता हूँ इसको तो एक मिनट है, तो ये इसका बैलेंस आ जाएगा 4/1/2021 को। बैलेंस कैरी डाउन 1300, और फिर जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, नेक्स्ट वीक शुरू होगा 8 जनवरी 2021 को, यही ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर बैलेंसिंग रिक्वायर होगी तो आप ये अमाउंट फर्दर ऐड कर दोगे, बस दैट्स ऑल। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ओके जी फाइन। अब आइएगा आखिरी बुक की तरफ। अब हम 6 बुक्स पढ़ चुके हैं। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न 4 हो गई, कैश बुक और पेटी कैश बुक। आखिरी बुक हम वैसे ही पढ़ चुके हैं, उसको कोई डिस्कस नहीं करना, उसका फॉर्मेट भी पढ़ा हुआ है, जनरल। हमने सिर्फ डिस्कशन ये करनी है कि जनरल में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी। हर वो ट्रांजैक्शन जो ऊपर हमने 6 बुक्स डिस्कस की हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही, वो सारी जनरल में आ जाएंगी। और इसका फॉर्मेट आपने पढ़ा हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, लेटर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सिंपल उस फॉर्मेट के तहत आप जनरल बनाते चले जाओगे। क्लियर हो गई ये बात? आज हमने, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जिस वक्त मैं बता दूंगा कि हमारे ये चैप्टर जो है मुकम्मल हो गए, आज ज़हन में रखिएगा कि हमारे 5 चैप्टर जो हैं आज मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ अलबत्ता इसमें कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल डिस्कशन करने वाला ज़रूर है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। जरा मैं बुक ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें देखते जाते हैं, जो चीज़ नहीं डिस्कस की वो मैं आपको आपके साथ थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेता हूँ। पहले चैप्टर में हमने ये सारा पढ़ा है, बिजनेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, अब आप सिर्फ एक चीज़ लिखिएगा, ये मैं अपनी वर्डिंग में लिखवाऊंगा आपको, पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके पर्पस क्या है, लिखिएगा। नंबर 1, इसके 2 पर्पस होते हैं। नंबर 1,
it provides a system which helps to keep the accounting records for all business transactions और number 2, it provides summarized financial information to users according to their requirements. सर ये जी समराइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आगे क्या बोला सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आगे यार एक दफा लिखा करो और मैं ज़बानी बोल रहा होता हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं होता। अब इसको बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना जो भी मैंने बोला था, ठीक है जी। ये होता है अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसके अकाउंटिंग सिस्टम में अगर आप देखें तो इसके 2 पार्ट नजर आएंगे। पहला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हमें एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जिस सिस्टम के थ्रू हम उन तमाम की तमाम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड को कीप कर रहे हैं, रिकॉर्ड को रख रहे हैं। और ये याद रखिएगा, जैसे एक MCQ भी मैंने दिया था, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 5 साल तक डाटा को और तमाम के तमाम रिकॉर्ड को आपको होल्ड करना कंपलसरी है। अगर 5 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड हो जाए, अगर आप उसको नहीं भी रखते तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर क्रिएट नहीं होती, लेकिन 5 साल का रिकॉर्ड आपके पास मस्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू। अच्छा, दूसरा इसका एलिमेंट देखिए, ये जो पहला एलिमेंट मैंने कहा इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं समराइज फॉर्म में टू द यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। हर यूजर को डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। ये इस पर भी अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये पास पेपर में आ चुका हुआ है कि कितने यूजर्स होते हैं और इन यूजर्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी। हमारी अभी एक क्लास इस थ्योरेटिकल पोर्शन पे होगी, लाजमन होगी। ये तो अभी मैंने शुरू किया है, तो इंशाल्लाह ये कल तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला लिखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, इसको लिखने से पहले थोड़ी सी मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, हमारा एक सिस्टम होता है अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मैनुअल, और एक सिस्टम होता है, जैसे आजकल मैनुअल सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, आजकल हम ज़्यादा यूज़ जो करते हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटर एक मशीन है। हम कंप्यूटर में ये पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा आईटी में, कि कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। कंप्यूटर इटसेल्फ इंटेलिजेंट मशीन नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इतनी फास्ट होती है कि आप उसको जो ऑर्डर प्लेस करते हो
कंप्यूटर उसको विद इन अ सेकेंड्स प्रोसेस करके हमारे सामने ले आता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने सारी चीजें आईटी में। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को आसानी से एक्सेप्ट करता है वो कोडिंग सिस्टम होता है, उसको कोड्स कहते हैं। रादर देन कि हम थ्योरेटिकली एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट, इतने इतने लंबे हेड ऑफ अकाउंट यूज करें, हम इनके अकाउंट कोड यूज करते हैं। उस अकाउंट कोड को हम नाम देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, तो लिखिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसकी तरह आसान वर्डिंग में। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल हेड ऑफ अकाउंट्स used by business with the help of unique codes। यूनिक कोड यानी यूनिक का लफ्ज मैंने इसलिए लिखा है कि जो कोड आपने एक हेड को दे दिया, हेड ऑफ अकाउंट को, वो दूसरे हेड ऑफ अकाउंट को नहीं दे सकते। मतलब कैश का कैश को जाएगा, बैंक का अलग कोड होगा एंड सो ऑन। ठीक है, आगे एक लाइन सिर्फ ऐड कीजिएगा। all the head of accounts must be categorized in elements of accounts। ठीक है जी। अच्छा, अब एक लाइन सिर्फ इसके नीचे और ऐड कीजिएगा इसके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ट ऑफ अकाउंट्स not only helps the bookkeeper to enter the transactions but also useful for management for extraction of information अब बेसिकली कोडिंग का तरीका क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये कोई आपको पेपर में आएगा नहीं। जैसे पहले आप एलिमेंट डिसाइड करते हो, जैसे लाइक एसेट है। एसेट की दो टाइप्स होती हैं, करंट और नॉन करंट। और फिर करंट में काफी ज्यादा हेड्स होते हैं, आगे हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं और इसका भी हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं। अब कोडिंग का तरीका क्या होता है कि आप एसेट को एक यूनिक कोड दे देते हैं। लाइक एसेट का कोड है 01। अब जो करंट है ये इसको कहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये 01 में अगर यहां यूज कर रहा हूं लेवल 1 में उसका मीनिंग कुछ और है, 01 अगर मैं यूज कर रहा हूं लेवल 2 में उसका मीनिंग कुछ और है, 01 अगर यूज कर रहा हूं लेवल 3 में तो उसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, तो एसेट में 01 लगा के
डैश। अब करंट एसेट के लिए मैंने पहले चले नॉन करंट एसेट ले लेते हैं। नॉन करंट एसेट को भी मैंने कोड दिया 01, ठीक है। अब इसमें नॉन करंट एसेट में बेशुमार हेड होंगे। मिसाल के तौर पे लैंड एक हेड है, बिल्डिंग एक हेड है, प्लांट हेड है, एंड सो ऑन। अब इसको हम आगे कोडिंग कर देंगे 001, 002, 003, तो ये 001। अब ये कोड बन गया 0101001। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लैंड को। जब मैंने लैंड में पोस्टिंग करनी है तो मैं सिंपल लिखूंगा 0101001, वो ऑटोमेटिकली लैंड में पोस्टिंग कर देगा, ठीक है। और इवन मैंने वैल्यू चेक करनी है लैंड की, तो मैं 0101011 करूंगा, रिपोर्ट में जाकर तो उसकी इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। दिस सिस्टम इज नॉन एज चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर बाकी कल इंशाल्लाह करते हैं। ये अटेंडेंस लगवा लें।